नज़र से नज़र टकराती है, उस लड़की का अक्स आपके दिल और दिमाग में बैठ जाता है। शायद दुनिया उसे प्यार, मोहब्बत या इश्क का नाम देती है। आपको लगता है कि यही आपके सपनों की रानी है। तो फिर क्या? आप उस सपनों की रानी को अपना बनाने के लिए, उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए लग जाते हो। आप विवाह के बंधन में बन जाते हो, 7 फेरे ले लेते हैं। लेकिन जब आप विवाह करते हैं तो कई बार ये होता है कि यह विवाह के बाद आपके जीवन में गरम मसाला आता है। या तो वो आपके जीवन को चटपटा बना देता है, लेकिन कई बार ये जहर की भांति आपके पूरे परिवार में अशांति फैला देता है। विडंबना देखिए, वही लड़की जो आपकी सपनों की रानी थी और आपकी प्यार और या मोहब्बत थी, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो आपके परिवार को खून के आंसू रुलाती है और वो बर्बादी के हद तक लेकर के जाती है। और उस समय मन ये कहता है कि काश मैं अपनी सपनों की रानी से ना मिला होता, काश मेरा विवाह नहीं हुआ होता, काश मैं कुंवारा रहता। क्या प्यार में उठाया हर कदम अदालत के पेश होने की एक दस्तक बन गया है? क्या शादी के 7 फेरों में पति फंसकर अदालत के डेट्स में पेश होने के लिए फंस चुका है, उलझ चुका है? कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आज उसी दूसरे पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। और उस दूसरे पहलू को समझा वो सकता है जो कि इस बीच रहता है, देखता है रिश्तों को बनते, बिगड़ते, टूटते, बनाते, और वो है एडवोकेट। अब 2 एडवोकेट मिलकर हम इस टॉपिक पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। अब सवाल, पहला एडवोकेट तो मैं हूं, दूसरा कौन है? तो आइए उनसे मिलाते हैं। और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अपराजिता मिश्रा। हेलो मैम, वेलकम। Hello Abhishek and thanks for inviting me. मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये हम जानना चाहते हैं, जो कि आज के मौजूदा स्थिति में हम देख रहे हैं, और जो अभी मौजूदा स्थिति बहुत दर्दनाक स्थिति बनी कि जहाँ पे एक एआई इंजीनियर ने, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहा था, उसने अपने पत्नी और ससुराल वालों की वजह से अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। कई बार ये डाटा भी कई बार आते हैं, दिखाया जाता है कि लगभग 80% से भी ज़्यादा फेक केसेस वाइफ की तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या सच में ऐसी मौजूदा स्थिति है, या क्या हालात होती होंगी? ये तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो हम सभी लोगों ने विटनेस किया है और हम सबकी सिंपैथी कहीं ना कहीं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बट हाँ, ये एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए, हमारे लीगल सिस्टम के लिए, जो इससे एवरीडे डील करते हैं उन लोगों के लिए, कि किस तरह से ये प्रॉब्लम जो है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम है, क्या हुआ है कि सोशल जस्टिस की वजह से बहुत सारे लॉज अमेंड हुए रिसेंट टाइम्स में, बहुत सारे नए लॉज भी आए ताकि फीमेल्स को या विमेन को, ओवरऑल मैरिड वुमन को कुछ रिस्पाइट मिल सके। जो करंट सिनारियो है, अगर उनको कभी बोलने का मौका नहीं मिलता था तो वो उसको यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को ला सके सामने। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। आज जैसा आपने बताया, आज टुडे एवरी ईयर मोर देन 1 लाख केसेस, मोर देन 1 लाख फॉल्स केसेस ऑफ 498A, डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर कमिंग ओवर, जो हमारे थाना में या कोर्ट में दर्ज हो रहे हैं। और ये जो लॉ थी, जो विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, उसका बहुत ही वाइड स्प्रेड मिसयूज हो रहा है। अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए लोग उसे मिसयूज़ कर रहे हैं, या अपना पर्सनल सेटलमेंट निगोशिएट करने के लिए इन लॉज का मिसयूज़ किया जा रहा है। आप अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना चाहो जहां पे, जब आपके कोई केसेस हो जहां पे सच में ऐसी स्थिति बनी। बिल्कुल, देखिए एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जो मुझे लगता है यू बीइंग एन एडवोकेट या कोई भी जो हमारे बाकी एडवोकेट दर्शक हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, शादी हुई, शादी के बाद हार्डली अरेंज मैरिज था, तो हार्डली 1 वीक 10 डेज जो क्लाइंट हैं और उनकी वाइफ है वो साथ रहे होंगे। ये इतना कम समय आप समझ सकते हैं कि 2 अनजान लोग जिनकी शादी हुई है वो साथ में एडजस्ट कर सके या एक दूसरे को समझ सके, इसके लिए बहुत छोटा समय है। जो भी है उसमें अगर उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट अराइज हुई परिवार वालों को लेके, आपस में लेके एक अच्छा सामंजस्य नहीं बन पाया, एक कॉन्जुगल रिलेशनशिप नहीं उनके बीच में अच्छा बन पाया, तो रैदर देन वर्किंग ऑन इट या ब्रिंगिंग दिस टू कंप्लेन कि भाई हमारे बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं बन पा रही है, हमारी कॉन्जुगल लाइफ अच्छे से सेटल नहीं हो पा रही है, हम इसको कैसे एड्रेस करें, वॉट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज कि लोग तुरंत उससे निकलना चाहते हैं। एंड ईजी वे आउट इज टू फाइल डिफरेंट केसेस। उससे ईजीली निकलने का एक साधन ये है कि हम अपना जो भी हमारा निगोसिएशन, एक सेटलमेंट पे हम निगोशिएट करें। मैं कुछ एक, अगर मुझे लगता है कि मेरे आगे के मेंटेनेंस के लिए या मुझे आगे सेटल होने के लिए एक अमाउंट की ज़रूरत है, या मेरे पेरेंट्स ने खर्च किया है वो पैसे मुझे वापस चाहिए, तो वो एक सेटलमेंट लड़कों की तरफ से या लड़कियों की तरफ से
उसको हम किसी तरह से सामने वाले को कोर्स करें कि वो उसके लिए अग्री करे, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉल्स केसेस फाइल करते हैं। जैसे कि लड़की ने इस केस में फॉल्स केसेस फाइल किए 498 के या मेंटेनेंस के, कि जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पा सके, वो लड़के के ऊपर प्रेशर बने और लड़का कहीं ना कहीं कोर्स होके मुझे जल्दी से अभी जल्दी सच में डाइवोर्स ऐसी दे। स्थिति बनी बस नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आज के समय में कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल केस एक हथियार की तरह बन गया है, जिससे कि पति और उसके घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, अपने डिमांड्स मनवाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है कि अपने या तो पैसों की डिमांड पूरी की जाए या हमें उससे परेशान किया जाए। ये टूल भी बन चुका और अपनी बात मनवाई जाए, जैसे भी हो, चाहे वो पैसे के रिलेटेड हो या फिर अब खुद को एक पर्टिकुलर वे में रखना हो अपने ससुराल में, इन सब डिमांड्स को पूरे करने के लिए इन्हें मिसयूज किया जाता है। ये टूल भी बन चुका है। आई थिंक मैं एक बार पढ़ भी रहा था आर्टिकल, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही कोई ऑनरेबल जज थे, वो कोर्ट भी कर रहे थे कि लगभग मैरिज जो है वो 2-3 डेज के लिए रहा, बट उसके वजह से एक्सटॉर्ट किया, बल्कि इतना पैसों का डिमांड किया गया और वो पूरा नहीं कर पाने पे अलग सारे मल्टीपल केसेस कर दिए। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो टुडे। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, 498 क्रिमिनल केस हो, और 498 के साथ अदर सेक्शंस भी लड़कियां जैसे कि असॉल्ट के या जो भी बाकी जो भी क्रिमिनल उनको लगता है इंसिडेंट्स, ये सब जोड़ के, सेक्सुअल अब्यूज के सेक्शंस जोड़ के, ये सब करके वो क्रिमिनल केसेस कर लेती हैं। डीवी एक्ट के केसेस लड़के और उनके घर वालों पे करती हैं। मेंटेनेंस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती कि हमें मेंटेनेंस दिया जाए। सारे मल्टीपल केसेस कर दिए गए। एक सवाल और बनता है कि आज के सिनेरियो में हम देखते हैं कि जहां पर जो सेलिब्रिटीज हैं, अब ये बहुत ज्यादा गहरा हुआ था मैटर कि क्रिकेटर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, सबसे बड़ा लोगों को इशू ये लेकर के था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा डाइवोर्स हो रहा है मेरी पत्नी से, तो कितना अमाउंट देना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ये धारणा बनी थी कि अगर डाइवोर्स हो रहा है तो लगभग 50% या आधा हिस्सा उसी को देना पड़ता है। ये भी एक धारणा थी, मिथ थी। तो उस पर क्या सच्चाई है या उसको कैसे एड्रेस करते हैं, मेंटेनेंस का इशू कैसे डिसाइड करते हैं, कितना अमाउंट बनता है वाइफ का, वो क्या? देखिए, थोड़ा सा पहले तो मैं आपको एक इशू एड्रेस करूंगी कि आजकल लोग गूगल पे रील्स देख के या जो भी गूगल पे न्यूज़ पढ़ के, यूट्यूब में वीडियोस देख के बहुत सारे धारणाएं बना लेते हैं। ठीक है, न्यूज़ पढ़ के आधी अधूरी जो भी रिपोर्टिंग होती है वो पढ़ के बना लेते हैं। इवन हमारे क्लाइंट्स भी हमें वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं कि मैडम इसने ये सिखाया, ये बोला है, बट दे डोंट गो इनटू द रियलिटी ऑफ द केस। तो आई गेस जो बात आप बता रहे हैं बिल्कुल ये कॉमन धारणा है, बट ये गलत है, ये एक मिथ है। कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेंटेनेंस कितना प्रतिशत होना चाहिए। देयर इज नो रिटन लॉ अबाउट इट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट फार्मूला। हाँ, बट कोर्ट की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि लड़के को जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ को एट द सेम लेवल ऑफ लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, राइट? अगर मैं रिक्शा वाला हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो मैं सेम लेवल ऑफ लाइफस्टाइल अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को दे सकूँ। अगर मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो जो भी मेरा एक कॉमन लाइफस्टाइल होगा मैं अपनी वाइफ को भी सेम कंफर्ट, सेम लाइफस्टाइल पे रखूँ। तो ये एक कॉमन प्रिंसिपल है जिसको कोर्ट फॉलो करता है। दूसरा कॉमन प्रिंसिपल है कि इफ़ यू आर एबल बॉडीड, मतलब अगर आपके हाथ पांव सलामत है और आप काम करने को केपेबल हैं, तो आपका लीगल और मोरल ड्यूटी बनता है कि आप अपनी वाइफ को और अपने माइनर बच्चे को, या आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो उनको आप मेंटेन करें, उनको खर्चा दें, उनका भरण पोषण करें। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है। अब कितना मेंटेनेंस या कितना एलिमनी डिसाइड होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस लड़के के एसेट्स के ऊपर, उसकी लाइबिलिटीज़ के ऊपर, वो क्या कमाता है, उसकी क्या ज़मीन जायदाद जो भी है वो है, और उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसके ओल्ड पेरेंट्स है जिसे उसको लुक आफ्टर करना है, या और भी कहीं उसे कुछ और उस बेसिस पे हाँ, इसके बेसिस पे कोर्ट आफ्टर एसेसिंग ईच एंड एवरी डिटेल और आपके क्या नीड्स है, ये भी कोर्ट देखता है। जो महिला जो मांग रही है मेंटेनेंस, वो कहाँ रह रही है, उनके क्या नीड्स हैं, इन सब चीज़ों को असेस करने के बाद ही कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है। एंड इट इज़ अ वेरी मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेरी मैथमेटिकल वे। मतलब कोर्ट्स आर सो एक्सप्लिसिट कि उन्होंने रिसेंट जजमेंट में ये प्रॉपर एक तरीका भी निकाल दिया है कि किस तरह से इसको असेस किया जाए, क्या प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखते हुए असेस करना है। वो क्या, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला। ओके, सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज। मतलब ये धारणा सही नहीं है कि अगर मैं कमा रहा हूँ तो उसका आधा % जो हिस्सा है वो चला जाएगा। ऑब्वियस ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत मिथ फैली हुई थी। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी जो आते थे क्वेश्चन लेकर के, यही उनका कॉमन क्वेश्चन। देखिए, ये कॉमनली मतलब इट्स अ जनरल, आप कह सकते हैं कि एक ये है कि आप अगर कोई भी हस्बैंड कमा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल वो 1 लाख कमा रहा है और उसकी पत्नी है जो एक किसी भी शहर में रह रही है और सरवाइव कर रही है, तो
30 to 35% ऑफ हिज सैलरी, मान लीजिए 30 से 35 हज़ार, तो एक मिनिमम अमाउंट है जो उस औरत को, महिला को चाहिए होगा कहीं पे भी सरवाइव करने के लिए, अगर वो अपनी मर्जी से मतलब अपनी मर्जी से नहीं, पति के फोर्स करने की वजह से अलग रह रही है। अगर बच्चा है तो वो बच्चा किस क्लास में है, कितना छोटा है, उसके खर्चे क्या हो सकते हैं, तो दोनों के खर्चों को एसेस करके लेकर के यही उनका कॉमन क्वेश्चन होगा। मतलब हमें ये ग्राउंड दिखाना होगा कि वो खुद से स्वेच्छा से नहीं अलग हो रही है, ऐसे कुछ कारण परिस्थिति बने हुए जिसकी वजह से वो अलग उनको रहना पड़ रहा है, फोर्स किया गया है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि कई बार हम देखते हैं क्लाइंट हमारे से सजेशन भी लेते हैं कि क्या सर, अगर हम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, क्या मैं अपना जॉब ही छोड़ दूं, क्या नौकरी से ही मैं रिजाइन कर दूं, या एक भी ये भी क्वेश्चन होता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नाम में, तो म्यूटेशन करवा के अपनी मदर या किसी और पर हम उसको ट्रांसफर करवा दे। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है उनका कि क्या ये हथकंडे काम आते हैं? ये हथकंडे कोई काम नहीं आते हैं, क्योंकि आपके लिए शायद ये एक पहला और आखिरी केस होगा, मगर कोर्ट रोज ऐसे हजारों केसेस देख रहा है। तो आप ये जो भी हथकंडे अपना रहे हैं, जजेस को पता होता है, कोर्ट को भी पता होता है। इनफैक्ट एग्जैक्टली, दे आर स्मार्ट एंड दे आर कॉमन पीपल लाइक अस। वो भी इसी सोसाइटी के हिस्सा हैं, एडवोकेट्स भी इसी सोसाइटी के हिस्सा हैं, तो वो आपके सारे हथकंडे समझ रहे हैं। उल्टा दिस पुट्स यू इन अ वेरी बैड लाइट। अगर आप ये सब करते हैं तो इससे आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, दिस विल गो अगेंस्ट यू। आप जैसा मैंने आपको बोला, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, आप एबल बॉडीड हैं, आप योग्य हैं कमाने को, आप सक्षम हैं, आपने पहले ऐसे नौकरी किया है, आपने कमाया है, पढ़े हैं, तो एग्जैक्टली आप क्वालिफाइड है। अगर आप इंजीनियरिंग क्वालिफाइड है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक इंजीनियर की सैलरी जितना आप कमा सकते हैं। आप नहीं कमा रहे अपनी मर्जी से, आपकी प्रॉब्लम है, मतलब मेंटेनेंस बांधा जाएगा। एग्जैक्टली उस हिसाब से बांधा जाएगा। आप ग्रेजुएट हैं तो आप एक ग्रेजुएट होने के नाते कितना कमा सकते हैं? आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप कम से कम एक छोटा लेबरर या जो भी एक फर्स्ट जो भी उनको पर डे मिलता है, अनस्किल्ड लेबरर या जो भी उनको मिल सकता है, उतना तो केपेबल है। आप बोलेंगे कि मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ, तो कोर्ट इस बात को कभी भी नहीं मानेगी। हाँ, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है आपको तो वो अलग बात है। यानी कि ये जो हथकंडा है कि मैं अपना जॉब छोड़ दूं, रिजाइन कर दूं, वो मेंटेनेंस नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, तुक ही नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि ऐसे क्या ग्राउंड्स है जो हस्बैंड यूज कर सकता है कि वो मेंटेनेंस उसको ना देना पड़े वाइफ को? किस तरीके से या तो वो मेंटेनेंस अमाउंट को ऑल्टर करा सकता है, या ऐसे ग्राउंड्स बना सकता है जिससे कि उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत ही ना पड़े या बच। देखिए, 2 ही एक्सेप्शन है हमारे लॉज में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्शन इज एडल्ट्री। ठीक है, अगर वाइफ के द्वारा कोई भी एडल्ट्रस एक्ट है, एडल्ट्री है, उनका किसी और के साथ संबंध है या वो किसी और के साथ है, और आपके पास इसका प्रूफ है, नॉट जस्ट मेकिंग एलिगेशंस। किस टाइप के प्रूफ होने चाहिए? मे बी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप अगेन एक केस से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक हस्बैंड थे जो बहुत ही दिल्ली में एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पोस्ट पे थे, और उनकी वाइफ थी जिन्होंने और बच्ची थी जिन्होंने मेंटेनेंस का केस किया, और कोर्ट बिल्कुल आतुर थी कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस बांधे, क्योंकि भाई बच्ची है छोटी, वो स्कूल जा रही है, वाइफ है, उसको भी सर्वाइव करना है। बट हस्बैंड ने कुछ ऐसे प्रूफ ला के दिए हमें। उन्होंने उस वाइफ का कुछ फोटोज़ दिया किसी और इंसान के, किसी और उनके फ्रेंड के साथ, फोटोज़ होटल में थे, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में थे, साथ में गूगल लोकेशंस भी दिया कि वो कब कब कहाँ उनसे मिलने गई हैं किसी होटल में, या कहाँ उनके साथ रही हैं। कुछ मैसेजेस, कुछ व्हाट्सएप चैट्स दिया, ठीक है, जो बिलीवेबल थे। अगेन चैट्स भी हम बाद में उसमें डिटेल में जा सकते हैं, चैट आप किस तरह से सेव कर रहे हैं या क्या चैट्स हैं आपके पास, वो प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, जिससे कम से कम देख के ये कोर्ट को एक अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ, कुछ तो एडल्ट्री की यहाँ पे संभावना है या बात है। कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ हो तो ऐसा, जैसे प्रूफ एग्जैक्टली ये प्रूफ जब हस्बैंड ने दिया, कोर्ट ने इसको कंसिडर किया, और कोर्ट ने वाइफ को कोई मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया। बच्ची को किया क्योंकि दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर द चाइल्ड, बट हाँ, वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया। तो जैसे हम एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्शन इज एडल्ट्री। तो हमें यानी कि वो जो एडल्ट जिसके साथ वो संबंध में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो लड़की, उनका भी हमको डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है कोर्ट में, उनका भी नेम स्टेट करना पड़ेगा, ना कि मैं ऐसे रैंडम किसी को भी बोल दूं कि ये एडल्ट। एक आप ऑमनीबस एलिगेशन लगा दीजिए कि इसका किसी के साथ संबंध है, तो इसमें कोर्ट विल नॉट बी इंटरेस्टेड। आपके पास एटलीस्ट उस इंसान का नाम होना चाहिए, कहाँ रहता है, मे बी अगर आपको पता नहीं भी पता है तो कुछ तो कंटेक्स्ट होगा, आपके पास मोबाइल नंबर होगा, या भाई फलानी जगह रहता है, उसका बेटा है, कुछ एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड दैट पर्सन्स नेम। ये एडल्ट, तो ये बहुत जरूरी बात है कि आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, देन इट विल हेल्प यू आउट इन लीगल बैटल, कि आप मेंटेनेंस से बच सकते हो। भी होना चाहिए आपके पास कि वो एडल्ट्री में है। ओके,
सो अब नेक्स्ट क्या है दूसरा मैम? स्टेप ये है कि अगर लड़की ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है, वो अपनी मर्जी से आपसे अलग रह रही हैं और फिर वो मेंटेनेंस आपसे क्लेम कर रही हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे और वो आपके साथ नहीं रह रही हैं, अपनी मर्जी से वो अपने मायके में रह रही हैं या कहीं और रह रही हैं और फिर वो आपसे मेंटेनेंस ग्रांट करें, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट, अगर आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं, तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करेगा। मीन्स विदाउट एनी रीजनेबल कॉज Exactly. उसने मेरा घर छोड़ दिया है, Exactly. मेरे साथ नहीं रह रही है। Exactly. ओके, अब इसके बाद हम आते हैं कि जब एक स्थिति बनती है, जब कोई क्रिमिनल केस होता है, तो क्योंकि हम लोग डील करते हैं, हम कोर्ट कचहरी में ही हमारा आधा समय कटता है, जी। तो ऐसी स्थिति में क्या साइकोलॉजी होती है हस्बैंड की, या जब केस आता है तो क्या साइकोलॉजी होती है, क्या उसकी मनोस्थिति होती है, उसके बारे में अगर आप कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण देना चाहें। बिल्कुल, देखिए हस्बैंड बहुत विक्टिमाइज्ड फील करता है और उसके परिवार वाले भी बहुत विक्टिमाइज्ड, असहाय ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी में कोई केस मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ही हम काफ़ी बुरा मानते हैं। और पुलिस घर आ गई या जो भी, हमें कोई कोर्ट से लेटर भी आ गया और अड़ोस पड़ोस में किसी को पता चल जाए तो लोग उसको बहुत शर्मनाक समझते हैं, सोचते हैं कि अब तो हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक, जैसे आपने बोला एक उदाहरण देने के लिए, ऐसे कई उदाहरण हैं बट एक छोटा जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक बहुत ही अच्छे मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो बहुत ही अच्छे वेल सेटल्ड बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उनकी वाइफ उनके ऊपर केस करती है जो सही नहीं है, फॉल्स ग्राउंड्स पे है, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे से रह रहे थे, फॉर सडनली जब वो मायके गई तो उनका दिमाग चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया और उन्होंने ऐसे फॉल्स केस कर दिया। तो रैदर देन पार्टिसिपेटिंग इन दैट केस, पहले तो वो अपने आप को विक्टिमाइज समझते रहे, असहाय समझते रहे कि अब क्या होगा, लोगों से छुपाते रहे। जब उनके पास नोटिस भी जा रहा था तो ही वॉज जस्ट इग्नोरिंग, ठीक है, वो इग्नोर कर रहे थे उसको, घर वालों को भी कि कोई बात कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है, वो समझ जाएगी, उसको समझा रहे हैं, बट कोर्ट आपके लिए वेट नहीं करेगा आपके पर्सनल इन चीज़ों के लिए। कोर्ट ऑलवेज लाइक्स इट कि आप जो भी बातें हैं आप कोर्ट में आइए, यू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट और आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपना साइड रखिए। तो जब ये इस तरह से काफ़ी समय इग्नोर होता रहा और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती रही, उनके खिलाफ वारंट इशू हुए और उनको कस्टडी में भी जाना पड़ा। तो जो जेल जाना पड़ा फॉर अराउंड 2 months। तो जो एक छोटी सी चोट थी जो सिर्फ बैंडेज से ठीक हो सकती थी, उसका उन्होंने ऐसा नासूर बनाया कि उसको ऑपरेशन करना पड़ा, आप ये समझ लीजिए। तो इतने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है अगर आप विक्टिमाइज इतना ना फील करें, ठीक है, अगर आपकी नहीं बनी, वाइफ ने केस किया है तो कोई आसमान धरती पे नहीं गिर गया है, आप सही हैं, आप कोर्ट जाइए, आप अपने लोकल लॉयर से, जो भी आपके लोकल हेल्प है या जो भी आपके ट्रस्टवर्दी लॉयर हैं, आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए। आप जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स है, जैसे बेल फाइल करना या पार्टिसिपेट करना, पुलिस के पास जाके अपना बयान देना, कोर्ट में आके अपीयर होना, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। एंड थोड़ा सा विश्वास रखिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है थोड़ा समय ज़रूर लेता है, क्योंकि वो दोनों पक्ष को उतना ही समय देता है सुनने का, बट ऑफ कोर्स जस्टिस विल बी डिलीवर्ड टू यू। उदाहरण देना, मैं भी अपने, जब हमारे पास सजेशन के लिए केसेस आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है कि जस्ट वेट एंड वॉच, सब चीज कल को ठीक हो जाएगा, बट वेट एंड वॉच में कुछ चीजें ठीक होती नहीं है। सबसे पहले यही होनी चाहिए कि आपको एक प्रॉपर सजेशन मिलना चाहिए एंड प्रोफेशनल लीगल ओपिनियन, आई मीन नॉट लाइक बगल वाले के घर में केस हुआ उसने मुझे ये राय दिया, और मेरे मौसा जी के साथ हुआ उसने मुझे राय दिया। आप एक प्रॉपर, इसलिए मैंने बोला लोकल लॉयर, जो वहाँ के लोकल जो भी लॉज बाय लॉज हैं उनसे फेमिलियर हो, कोर्ट सिस्टम से फेमिलियर, आप लोकल लॉयर से प्रॉपर प्रोफेशनल मशवरा लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। फिर दोबारा गूगल और यूट्यूब पे मत चले जाइए। इन मैटर्स में जरूरी क्या है? तो अब सिचुएशन ये भी हम देखते हैं कि एक तो परेशान रहता है ये लड़का, लेकिन उसमें क्या वो लीगल प्रोसेस या प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है जिससे कि वो इस क्रिमिनल केस से अपने आप को बचा सकता है या अपने आप को सुरक्षित कर सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि लड़का तो स्ट्रेस में होता ही है, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है लड़का स्ट्रेस में होता है, बट वो ये नहीं चाहता होगा कि मेरी फैमिली परेशान हो उस स्ट्रेस के चलते। तो वो क्या ऐसा कर सकता है जिससे क्रिमिनल केस से वो बच जाए या क्रिमिनल केस को खत्म कर ले या अपने आप को और अपने परिवार को जेल जाने से सुरक्षित कर ले? बिल्कुल, देखिए अगर आपके ऊपर केस हो गया है, क्रिमिनल केस, बेसिकली हम अगर क्रिमिनल केस की बात करें 498 या अदर सेक्शन, डीवी इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, बट क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर हुआ है, 2 तरीके से हो सकता है, या तो थाना में एफआईआर हुआ हो या कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट केस हुआ हो। अगर थाना में एफआईआर हुआ है तो आपको नोटिस थाना वाले बिल्कुल सर्व करेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए बिना डरे हुए, आप अपना जो भी बयान है, जवाब है, आप फिजिकली प्रेजेंट होके दीजिए या थ्रू पोस्ट या जैसे भी जो भी आपका सुविधाजनक वे है, आप उसके थ्रू उसमें सबसे पहले आप अपना पार्टिसिपेशन
दे दीजिए। आप आपका जो भी बयान है, आपका जो भी कहना है, वो आप थाना में पुलिस को दीजिए। और इस दौरान आप एंटिसिपेटरी बेल भी फाइल कर दीजिए ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये हुआ कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको पुलिस या कोर्ट कस्टडी में ले सकती है, तो आप चाहते हैं ऐसा ना हो, इसलिए आप बेल सुरक्षित कर लें। मतलब जहां आपको ये संभावना लग रही है कि आपका अरेस्ट हो सकता है, या आपकी पत्नी आपको धमकियां दे रही है कि केस में हम फंसा देंगे या केस करने वाले हैं, या उस बेसिस पे आपको डर लग रहा है, तो आप एक कोर्ट से प्रोसेस बिफोर हैंड ही ले सकते हो। बिल्कुल बिफोर हैंड ले सकते हैं, मगर केस होने के बाद। बस अगर आपको डर लग रहा है तो आप बेल नहीं ले सकते हैं। आपके ऊपर कोई केस मुकदमा कोई हुआ भी होना चाहिए, चाहे थाना में या कोर्ट में। मतलब तो वी नीड टू शो द ग्राउंड कि किस आधार पे हम किस बात की आपको एंटिसिपेशन, आप क्यों एंटिसिपेट कर रहे हैं, दैट आल्सो यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट। तो उसमें यानी पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती, नहीं करेगी। अगर कोर्ट आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है तो पुलिस किसी भी सिचुएशन में आपको अरेस्ट नहीं करेगी या परेशान भी नहीं करेगी। परेशान नहीं करेगी। मैं देखता हूँ कि क्लाइंट कॉल करते कि भाई पुलिस कॉल कर रही है, बुला रही है, यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, घंटों बैठा दे रही है। ये सब देखिए, पुलिस आपको बुलाएगी तो पार्टिसिपेट करने, आपसे बयान लेने, इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस बुलाएगी, तो उतना तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा। बट हाँ, आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी, आपको कस्टडी में नहीं रख सकती। और जहाँ तक आपसे संभव है, अगर आपको पुलिस सही में परेशान कर रही है, अनरीजनेबल तरीके से परेशान कर रही है, बेवजह आपको बुला रही है बार बार, या गलत समय पे बुला रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोर्ट, पुलिस, सबका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर आपका लोकल आईओ तंग कर रहा है, जो थाना इंचार्ज है, तो आप उससे ऊपर डीएसपी एसपी के पास जा सकते हैं, और आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम एड्रेस होगी। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकते हैं इस बारे में। तो अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, आप एंटिसिपेट करें कि आप अरेस्ट हो सकते हैं, आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करें, और एट द सेम टाइम आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, आप पार्टिसिपेट करें इन्वेस्टिगेशन में। अपने परिवार वालों का जो भी बयान है, जो भी प्रूफ है, जो भी आपको कहना है, उसको आप थाने में जाके दें, लिखित में दें। यानी कि एक रिप्लाई अच्छा क्रिएट करें, जिससे कि अगर वो केस की भी है तो जवाब दे दे जाए। जिसके लिए शायद क्लाइंट कई बार आते भी हमारे पास और एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनवाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम प्रूफ सबमिट करें जिससे हमारा नाम ही कट जाए सुपरविजन में। ये भी एक प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल। ये क्या होता है कि जब आप अपने थाना में, आपके थाना में जब भी कोई कंप्लेंट होता है, तो वो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है। बीच बीच में इकट्ठे कुछ केसेस को डीएसपी सुपरवाइज करते हैं कि क्या वो केसेस सही हैं, ट्रू है, नहीं है। अगर उनको लगता है कि कुछ प्राइमा फसाई कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये सारे एफआईआर है, ठीक है, दे आर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से थाना के आईओ ने रजिस्टर कर दिया है। तो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, इतना हमारा रिसोर्स वेस्ट ना हो, इसलिए डीएसपी का, एसपी का, जो भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, उनका काम होता है बीच बीच में सुपरवाइज करना कि ये केस गलत है या इसमें प्राइमा फसाई कुछ नहीं बन रहा है। तो आप पार्टिसिपेट जब करेंगे, आप अपना बयान देंगे, आप अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे पुलिस को, तभी तो वो बता पाएंगे कि भाई कोई केस बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की ने एफआईआर दर्ज किया, अपना एक लिखित कंप्लेन दे दिया कि भाई मुझे पति ने ऐसे ऐसे दहेज मांगा, सास ससुर ने ऐसे ऐसे दहेज मांगा। पति और सास ससुर भागने की बजाय जाके उन्होंने थाना में अपना जवाब दिया, डीएसपी से जाके मिले और उनको भी अपना बयान लिखवा के दिया कि भाई हमारे पास ये प्रूफ है, लड़की उल्टा हमारे घर में खुद ही ताला बंद करके चली गई है, ठीक है, हमारे कमरों में हमारा सामान बंद करके, और ये देखिए ये चोट है, भाई उल्टा हमें ही मार के गई है, हमारे पास 2 गवाह भी हैं जिन्होंने देखा ये सारी चीज़ें। जब इस तरह की बात जाके क्लाइंट ने डीएसपी साहब को बताया और एसपी साहब को जाके ये सारी चीज़ें बयान दिया, तो खुद ब खुद ही सुपरविजन में डीएसपी साहब ने जो इन-लॉज हैं उनके नाम हटा दिए। हस्बैंड के पास क्योंकि ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे और टोटली वो निगेट तो नहीं कर सकते हैं केस को, कुछ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी छोड़ेंगे, तो इन-लॉज का नाम हटा दिया गया, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई। मुझे भी एक इंटरेस्टिंग केस का याद है कि एक क्लाइंट हमारे पास आई थी, लेडी क्लाइंट। बाद में मुझे पूरा साइड ऑफ द स्टोरी पता चला, क्योंकि कई बार एडवोकेट से भी बातें छुपा ली जाती है। क्लाइंट जो है अपने अटॉर्नी से बातें छुपा लेता है, हालांकि वो उनके लिए फायदेमंद नहीं रहता, बाद में चल के उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि मुझे दिखाया गया था कि वो लड़की विक्टिम है, बट वहाँ सिचुएशन ये थी कि उस लड़की ने अपने हस्बैंड और जो उनकी मदर इन लॉ है उनके मतलब कपड़े एक कॉलर पकड़ के खींच के उसको बाहर किया घर से, एंड वो शट कर दी डोर को। वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आने दो, दोनों लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बूढ़ी माँ भी थी, दोनों लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको घर में एंटर करने दो, और पूरा नेबरहुड में केओस बन गया था, वो अलाउ नहीं की। फिर वो रात में वो बाहर ही अपना काटे पूरा टाइम, और उसके बाद सुबह में वो पुलिस लेकर के आया, तब उनको किसी तरीके से अपने ही घर में परमिशन मिला जाने के लिए। अब इसमें हुआ ये कि पुलिस जो है
क्योंकि नेबर्स भी थे तो वो विटनेस बन गए, और जो कि डीएसपी सुपरविजन जब बना वहां पे उन्होंने रिप्लाई वगैरह दिया तो वहीं पे कोई केस नहीं बना, क्योंकि उल्टा यहाँ लड़की डाल रही थी केस। तो ये भी एक सिनेरियो मुझे याद था, फनी सिनेरियो सुनने में लग रहा, बट सिचुएशन जो फेस कर रहा होगा इट इज बहुत डिफिकल्ट। दूसरा तरीका क्रिमिनल केस करने का होता है कि हम कंप्लेंट केस दायर करें कोर्ट में, कचहरी में, मतलब मजिस्ट्रेट के पास जाके एक शिकायतवाद, एक कंप्लेंट पिटिशन दर्ज करें कि भाई थाने वाले हमारा शिकायत लेने से मना करें, एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहे हैं, इस पर कोर्ट सुनवाई करे और संज्ञान ले कि ऐसा केस बनता है। तो अगर कंप्लेंट केस आपके ऊपर हुआ है, हस्बैंड के ऊपर किया है वाइफ ने, हस्बैंड और उनके घर वालों के ऊपर, अगेन आपको अपीयरेंस के लिए नोटिस कोर्ट भेजेगा। आप सबसे पहले एंटिसिपेटरी बेल फाइल करें। अगर आपको एंटिसिपेशन है अरेस्ट का, पहले नहीं जाए कोर्ट में, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ये अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, टू बी वेरी फ्रैंक। पहले तो बिल्कुल आप बिना एंटिसिपेटरी बेल के प्रेजेंट नहीं हो सकते थे क्योंकि आपको अरेस्ट कर लिया जाता। बट जैसा हम बात कर रहे हैं मिस यूज ऑफ लॉ, तो कोर्ट भी ये सब चीज़ें देख रही है। तो बहुत सारे रिसेंट जजमेंट्स आए हैं जहाँ देयर इज अ डायरेक्शन कि जब तक ऐसे कोई सीरियस ग्रीवेंसेज या एलिगेशन नहीं हो तो तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाए। तो बहुत सारे कोर्ट्स तो ऐसे भी हैं जो सरेंडर करने से भी, बस आप अपीयर हो जाएंगे और एक सरेंडर पिटिशन देंगे तो आप वहीं पे आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। और कुछ जगहों में ऐसा है कि अभी भी एंटिसिपेटरी बेल हमें फाइल कर लेना चाहिए। बट वैसे भी इससे सेफर बेट कि आप एंटिसिपेटरी बेल फाइल करें और आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए, उसके बाद आप उस केस में अपीयर हो, अपना साइड ऑफ द स्टोरी वहाँ रखें, अपना बयान दें, अपने गवाहों को लाएं और कोर्ट को डिसाइड करने दें कि कौन सही है और कौन डिफिकल्ट। ये तो बात रह गई कि कंप्लेंट केस की। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लड़का, अगर हम कहते हैं हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो क्या हस्बैंड का साइड, यानी हस्बैंड या उसके घर वाले, क्या अपने वाइफ के ऊपर कोई केस, क्रिमिनल केस कर सकते हैं या केस उनके ऊपर बनता है? देखिए कर सकते हैं, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं कर सकते हैं, बट कोई क्रिमिनल एक्ट अगर है तो बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की के घर वालों ने आपको आके डराया धमकाया है, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत किया है, जैसे कि एक केस में जो क्लाइंट थे उनकी वाइफ ने बाद में जाके ऑल्दो 498 किया तब वो कोर्ट में आए, बट उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि वो भी जब लड़की के घर में आपस में सुलह करने के लिए दोनों परिवार मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सुलह करके सब कुछ सुलटा दे, तो जब ये मीटिंग हुई थी, पंचायत जैसी हुई थी, तो लड़की पक्ष के लोगों ने भी काफ़ी गाली गलौज मारपीट किया, सोसाइटी के लोगों के सामने उन्हें बदनाम किया, उनके बारे में डिफेमेटरी चीजें बोली। देखिए क्योंकि कई बार ये भी मैं सुनता हूँ कि लड़की जो है ना, इस कानून का इस्तेमाल करके बोलते कि धमकी देने की कोशिश करती है कि मैं केस कर दूंगी, तुमको देख लूंगी, बर्बाद कर दूंगी, जेल में भेज दूंगी। तो ये भी सिनेरियो बनता है, क्या इस बेसिस पे भी केस बनता है? बिल्कुल, बट अगेन आप ऐसा जेन्युइनली हुआ होना चाहिए और आपके पास इन चीज़ों का कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ आपके पास एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग नहीं तो कोई गवाह होने चाहिए जो आपके केस को सपोर्ट करे। अगर ऐसी चीज़ है तो आप भी काउंटर केस अपनी वाइफ पे कर सकते हैं, कंप्लेंट केस कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें कोर्ट हर चीज़ को एसेस करती है। कहीं आपने झूठा केस तो नहीं किया है, कहीं आपने सिर्फ बदले की भावना में तो ये झूठा केस नहीं किया है क्योंकि उन्होंने 498 किया तो आपने बदले में काउंटर केस कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट बहुत क्रिटिकल हो जाती है, एक क्रिटिकल निगाह से आपके केस को देखेगी। आपके पास बहुत कंक्लूसिव प्रूफ होने चाहिए एक काउंटर केस को स्टैंड करने के लिए। तो आप प्रॉपर एडवाइस लेके, सजेशन लेके केस तैयार कर सकते हैं। और अगर आप फेस किए हैं, उधर से एट्रोसिटीज हुई है पत्नी पक्ष की तरफ से, तो बिल्कुल केस बनता है, वो कर भी सकते हैं। और कई बार ये भी कई लोगों की सोच होती है कि उधर से केस हुआ तो हम भी इधर से केस कर दें, जिससे कि दबाव बन जाए दूसरी पार्टी के ऊपर। ये हम एज अ प्रोफेशनल एडवाइस नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों की एकदम भावना होती है कि बिल्कुल मैडम हमें काउंटर केस करना ही चाहिए, उसने कर दिया तो ऐसा हो गया, इसने कर दिया तो ऐसा हो गया। कई बार बहुत क्लाइंट्स, उनके रिलेटिव्स हमें फोर्स भी करते हैं कि नहीं आप काउंटर केस डालिए, भले उनके पास कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट परेशान करने के लिए। बट एज अ प्रोफेशनल वी डू नॉट एडवाइज दिस। एक तो कोर्ट में ऑलरेडी बहुत मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस हैं, तो आप इसको कृपया करके और बढ़ाइए मत, क्योंकि हम सब इंडियन लीगल सिस्टम को गाली तो देते हैं कि बहुत लेट है, बट आखिरकार कहीं ना कहीं उसके लिए कंट्रीब्यूशन भी हमारा ही है ना, हम इतने केस मुकदमे कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरी आपको एडवाइस है। दूसरी बात है, आपको भी बैड लाइट में इट विल प्रेजेंट यू। तीसरी बात है कि अगर सामने वाला परेशान होगा तो आप भी तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। केस करने के लिए, उसको लड़ने के लिए आपको भी तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो वी डू नॉट एडवाइस इट अनटिल एंड अनलेस इट्स जेन्युइन केस, कोई जेन्युइन ग्राउंड है, आपको ऐसे फॉल्स केस। देखिए ये अब बात आती है कि ये तो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो गए। कई बार देखते हैं, हम ये भी मानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेटर है कि आप रोकथाम कर लें। तो क्या पति पक्ष के पास कोई ऐसा
सिनेरियो है या कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो शादी या वो केस होने से पहले ही कुछ सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसा सबूत बना ले या अपने प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कल को क्रिमिनल केस होता भी है तो अपने आप को बचा ले? क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके लिए वो केस होने से पहले ही वो अपने आप को सुरक्षित करे? देखिए, केस होने से पहले ही आप अपने आप को सुरक्षित कर लें, इसके लिए हमारा जो लीगल सिस्टम है, कोई हमें बहुत कॉमन क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोविजन तो नहीं देता है, और जो देना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, कुछ मेजर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, एक लेमैन को ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज़ें, हर चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोर्ट आपकी बात को नहीं मान सकती। आप जो बोल रहे हैं उसको कोर्ट कैसे मानेगा? कोर्ट बिलीव्स एवरीथिंग दैट इज ब्लैक एंड वाइट, जो लिखित हो, जो प्योरली देखा जा सके सही गलत। तो आप डॉक्यूमेंट कीजिए चीज़ों को, ताकि कल को अगर ऐसा आपको अप्रीहेंशन है कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर झूठा केस कर सकती है या मेरे घर वालों को फंसा सकती है, तो आप उसकी हेल्प ले सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका अगर कोई डिस्प्यूट होता है, आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो और पत्नी गुस्से में आके घर छोड़ के चली जाती है या चीज़ें फोड़ देती है, आपको चोट मार पिटाई करती है, घर में कुछ भी ऐसा करती है, तो आप उसको किसी तरह से डॉक्यूमेंट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट कर लीजिए मतलब आप कोर्ट में इंफॉर्मेशन पिटिशन एक मजिस्ट्रेट के पास आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने नियरेस्ट थाना में सनहा दे सकते हैं या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस तरह का एक्टिविटी हुआ है, मेरी पत्नी गुस्से में घर छोड़ के चली गई है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है, या मेरे घर में ऐसे सामान तोड़ा है, मेरे माता पिता के साथ ऐसे गाली गलौज मार पिटाई किया है। तो इससे ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा, बट हाँ, कल को अगर वो कोई केस करती हैं तो आप एटलीस्ट कोर्ट को ये तो दिखा पाएंगे कि एक डिस्प्यूट था, एक डॉक्यूमेंटेड एक प्रोसेस था, वो ऐसा ऐसा हो रहा था, जिसका आफ्टर इफेक्ट है कि ये केस उन्होंने किया है। या उस रिकॉर्ड को हम यूज भी कर सकते हैं कोर्ट के सामने या अथॉरिटीज के सामने कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में संज्ञान मतलब इसकी जानकारी दी थी, या तो इन्फॉर्मेटरी पिटीशन के माध्यम से या सनहा के माध्यम से। बहुत अच्छी बात, मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोग कई बार ध्यान नहीं देते हैं। बहुत लोग वेट करते हैं कि देखते हैं पहले कौन वो कुछ करेगी तब मैं कुछ करूँगा। तो देखिए, कोर्ट जो है ना, हमेशा किसने प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी विक्टिम है, एग्जैक्टली उसको ज़रूर ध्यान में रखता है। अगर आप पत्नी के साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पत्नी, किसी हस्बैंड का अपनी पत्नी के साथ नहीं बन रहा है और वो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो घर चली गई, बट उनको पता है मैं अब नहीं साथ रह सकता हूँ, मुझे अलग होना है, बट वो डाइवोर्स का केस नहीं फाइल कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ वेटिंग कि पहले वो केस करेगी तब मैं करूँगा, ताकि मैं समाज में अपने बड़ों को बता सकूँ या समाज में बोल सकूँ कि भाई गलत वो है। तो दिस शुड नॉट हैपन। अगर आपको फील होता है कि आप डाइवोर्स फाइल करें, आप नहीं रह सकते हैं, तो आप डाइवोर्स फाइल करें, जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके बाद आप डाइवोर्स फाइल करें। आप केस करने का वेट ना करें, क्योंकि कोर्ट ये देखेगा कि पहले केस किसने किया, उसने 498 आपके रिस्पॉन्स में किया या आपने डाइवोर्स उसके 498 के रिस्पॉन्स में किया। दिस कोर्ट विल टेक इनटू एक्शन नोटिस। दूसरा, अगर आप साथ रखना चाहते हैं, अगर वो घर छोड़ के चली गई हैं और आपका ये मतलब इंटेंशन है कि मैं उसको बुलाऊं, हाँ मनाऊं, एक मौका और दूं या किसी तरह से कुछ मध्यस्थता हो, तो आप विदाई का केस सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए आप केस कीजिए। उन्हें नोटिस भी दे सकते हैं आप वकालतन। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। आप वेट मत कीजिए कि वो आपके ऊपर केस करें तब आप कुछ एक्शन, मतलब वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्वर का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है एक ऐसा सिनेरियो भी हुआ था, एक क्लाइंट हमारे पास आए थे, उनको डर वगैरह था कि केस वगैरह होगा। हमने सजेस्ट भी किया कि आप ये रिकॉर्ड डाल दो, बट वो बोल रहे थे नहीं, ना तो हम सेक्शन 9 का करना चाहते हैं, ना डिवोर्स करना चाहते हैं, ना इन्फॉर्मेशन हम किसी को देना चाहते हैं, पहले लेट वाइफ देखना चाहते कि वाइफ क्या करती है, और वो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे थे। उसके बाद क्रिमिनल केस भी उनके ऊपर हो गया। और जाहिर सी बात है, जब आप अपनी बातों को पहले स्टेट करना चाहते हो, जो आप भी कह रहे हो, जब अपनी बातों को आप पहले स्टेट कर देते हो तो वो बातों में वेरासिटी यानी कि उसकी जेन्युइनिटी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अब जो दूसरा पक्ष बाद में कहेगा वो तो सेकंड पक्ष हो गया, काउंटर बातें हो गई कि अभी ये इसने कहा तो इसके काउंटर हो गया, एक रिएक्शन हो गया आपके केस पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये तो हो गया रोकथाम से रिलेटेड, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। अच्छा, जो 498A का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि ये 498A है क्या, ये क्या कानून है? बिल्कुल, देखिए 498A आईपीसी और जो अभी करंट लॉ जो BNS है उसमें सेक्शन 85 हो गया है। अब ये लॉ सिंपली इतना ही कहता है, ये आफ्टर एन अमेंडमेंट दिस वाज एडेड टू आवर लॉज, ये इतना कहता है कि अगर किसी पत्नी को उसके हस्बैंड या उनके घर वाले द्वारा किसी तरह का क्रूअल्टी, उसके शी इज सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ क्रूअल्टी, तो शी इज लायबल टू फाइल अ केस अंडर दिस सेक्शन एंड द पर्सन इज लायबल टू गेट एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 3 years।
अब ये क्रूअल्टी जो वर्ड है, इसको आगे इस सेक्शन में हमारा लॉ डिफाइन भी करता है कि क्रूअल्टी क्या है। ये क्रूअल्टी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से शी इज बाउंड टू हार्म हर सेल्फ और या अपने आप को किसी तरह से वो चोट पहुंचाए या उनकी लाइफ को कोई डेंजर हो, ऐसा कोई क्रूअल एक्ट हो, या कोई ऐसा एक्ट हो, क्रूअल्टी ये भी हो सकती है कि उस लड़की को या उसके घर वालों को कोई प्रॉपर्टी देना पड़े, कोई वैल्यूएबल, कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल चीज देनी पड़े, ठीक है, तो पति पक्ष को देना पड़े, उस लड़की को या उसके घर वालों को। तो ये डिफिनीशन है क्रूअल्टी की, जब इन दोनों में से कोई एक्ट हुआ हो। पहला, ऐसा कोई उसके साथ एक्ट हुआ हो जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ एंड लिम को डेंजर हो, कुछ भी, जी, जिससे उसकी लाइफ एंड लिम को डेंजर हो या वो अपने आप को हार्म करने का सोचे। या सेकेंड चीज है कि ऐसा कुछ हो जिससे उसको कोर्स किया जाए कि वो या उसके घर वाले कोई एक प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल उसके पति पक्ष को दें, जिसे कई बार हम डाउरी बोलते हैं, एग्जैक्टली, जिसको हम दहेज कहते हैं इन आवर लैंग्वेज। तो ऐसा एक्ट जब उस लड़की के साथ होता है तो वो क्रूअल्टी होता है बाय द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स, एंड दैट इज कवर्ड अंडर 498A। और ऐसा अगर हुआ है तो उसके लिए पति या उसके फैमिली मेंबर्स को पनिश किया जा सकता है। यानी वो जेल भी जा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, सजा भी हो सकती है ऑफ मिनिमम 3 years। तो ऐसी स्थिति में ये तो बन गई 498 आईपीसी की, जो कि क्रिस्प तरीके से समझ में भी आ गया। कुछ अगर आप रीसेंट जो अभी सिनेरियो लॉ आया है या जजमेंट्स हैं वो आप इनफैक्ट अभी दिसंबर में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही रेलिवेंट जजमेंट आया है, टेकिंग इनटू व्यू कि जो ये रिसेंट केसेस हो रहे हैं, इतना जो मिसयूज ऑफ 498 हो रहा है, उसको कोर्ट जो है मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक रिसेंट जजमेंट ये दिया है कि कई बार 498 जो है मिसयूज हो रहा है फॉर पर्सनल वेंडेटा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो एग्जैक्टली क्रूअल्टी क्या है, जो डिफिनेशन दिया है ना, हमें उसे पढ़ना है कि उस डिफिनेशन के अंदर क्रूअल्टी होना चाहिए। बस अगर हम ऑमनीबस एलिगेशंस लगा दें, मतलब जनरल एलिगेशंस कि भाई मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत तंग किया, लड़की इतना लिख दे, तो ये डज नॉट मीन कि 498 के अंदर केस दर्ज होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए कि भाई कैसे वो क्रूअल्टी तुम्हारे ऊपर हुआ, जो डिफिनीशन क्रूअल्टी का लॉ ने दिया है क्या उसके अंदर वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई एक्ट होता है और प्राइमा फेसाई मतलब पहली बार पढ़ने से कंप्लेंट को ये पता चलना चाहिए कि ऐसा एक्ट हुआ है, तभी 498 में प्रोसीड करना चाहिए, वरना ऐसे केसेस को क्वैश कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। ओके, तो यानी हम इसे क्वैश भी करवा सकते हैं, बिल्कुल, पूरे एफआईआर को ही खत्म करवा सकते हैं। ओके, अब सवाल ये भी आता है कि कई बार ये भी क्वेश्चंस रहते हैं कि जो पति पक्ष है ना, पति और पत्नी पक्ष, ये दोनों एग्री करते हैं कि म्यूचुअली वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो खर्चे होंगे शादी के वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, वो पैसे वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं लड़की वाले की, जो भी है एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट जेस्चर जो है, विदाउट एनी, वो डाउरी नहीं रहता। बट बाद में क्या करते हैं, वो ट्रांजेक्शन को दिखाने लगते हैं कि ये तो डाउरी मांगा गया। तो ऐसी स्थिति में पति पक्ष को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या गिफ्ट लेने चाहिए उनको पत्नी पक्ष की तरफ से? देखिए, अकाउंट ट्रांजैक्शंस आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि लड़की वाले, कई बार कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई अपनी खुशी से भाई कपड़े खरीद लेना, गहने खरीद लेना करके दे देते हैं, या हमारे लिए इंतजाम कर देना। ऐसा भी है कि भाई बिल्कुल, जैसे हमारे क्लाइंट जो हस्बैंड है उसके घर वालों के अकाउंट में जो लड़की वाले, क्योंकि वो यहाँ आके शादी करने वाले थे, उन्होंने पैसे डाल दिए कि हमारे लिए आप बुकिंग कर दीजिएगा होटल का, और कल को बाद में जाके केस करते समय वही ट्रांजैक्शन दिखा दी कि भाई ये तो हमने दहेज दिया, इन्होंने हमसे डाउरी मांगा था जो हमने इनके अकाउंट में दिया है, मतलब पहले सब कुछ म्यूचुअल, बिल्कुल बाद में ऐसा कर दिया। तो ऐसा आपके साथ ऐसा फैब्रिकेशन ऑफ फैक्ट्स ना हो, आप अवॉइड करिए कि कुछ भी आपके अकाउंट में आया हो। अव्वल तो आप अवॉइड करिए कि आप उधर से कुछ भी गिफ्ट्स या जो भी है कैश एक्सेप्ट करें, गिवन टुडे सिनेरियो। जी एग्जैक्टली, आप दोनों पार्टीज जो हैं अपनी अपनी मर्जी से बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करें। अगर उधर से कुछ वो अपनी स्वेच्छा से देते भी हैं तो वो गिफ्ट होना चाहिए लड़की के नाम पे, लड़की के अकाउंट में, या जैसे भी हो, आपके पर्सनल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन या कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार लोग अपनी बेटी को ही गाड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं उसको इज्जत दिखाने के लिए या जो भी लड़के के नाम पे रजिस्टर करा देते हैं। तो ये सब चीजें आप अवॉइड कीजिए कि कल को रिकॉर्ड पक्ष की तरफ से। तो सुन रहे हैं आप लोग, इसका ध्यान रखिए, खासा ध्यान रखिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सिनेरियो में आते हैं कि हम एक डीवी केस के बारे में भी सुनते हैं, जिसमें लड़की जो है कंपनसेशन, रेसिडेंस, घर भी मांग सकती है, या घर का पैसा भी मांगती है, या उससे पनिशमेंट भी हो सकता है। आखिर उसके बारे में भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें? बिल्कुल, देखिए डीवी एक्ट जो है वो भी जैसा मैंने आपको बोला बहुत ही रिसेंटली इस लॉ को लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि बहुत
इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस हो रहे थे घरों में, और ये जो क्रिमिनल एक्ट के अंदर नहीं आती हैं कुछ चीज़ें, मान लो अगर किसी ने दहेज के लिए मांग कर लिया, किसी ने मारपीट कर ली, तो ये तो क्रिमिनल केस बन जाता है। बट कई बार कोई आपको मारता नहीं है मगर अपने शब्दों में से भी काफ़ी चोट पहुंचा सकता है, या आपको आपके साथ अदर इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज़ भी हो सकते हैं, जैसे आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, तो इसके लिए कोई क्रिमिनल धारा नहीं थी पहले, बट ये डीवी एक्ट इसीलिए लाया गया ताकि इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर किया जा सके। मतलब इस तरह के अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है किसी महिला के साथ, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। मगर कुछ बहुत ही कॉमन मिथ हैं इसके बारे में भी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ क्वासी क्रिमिनल मतलब लॉ। मेरा मतलब है कि प्योरली क्रिमिनल भी नहीं है और प्योरली सिविल भी नहीं है। प्योरली क्रिमिनल नहीं है क्योंकि आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता है डीवी एक्ट के केस में, मगर प्योरली क्रिमिनल भी नहीं है क्योंकि आपको क्रिमिनल केस की तरह इसका प्रोसीजर भी थोड़ा चलता है। तो अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है, अगेन आप सबसे पहले अपीयर हो, इसमें आपको बेल वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह क्रिमिनल केस नहीं है, मगर आप अपीयर हो, अपना जवाब दें, जब गवाही उस पक्ष की हो जाए तो अपने पक्ष की गवाही दें, अपनी बातें सामने रखें, और जो अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट ने अपॉइंट की है वो भी अगर आपसे कोई बयान मांगे, आपका पार्टिसिपेशन मांगे, तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करें। और बाकी बहस में आपके वकील साहब आपको आई एम श्योर आपकी बात को सामने रख पाएंगे जज साहब के सामने, और आप इस केस से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, मतलब इसमें हम कंपनसेशन, पैसा वगैरह सब कुछ क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल, लड़कियां क्लेम कर सकती हैं लड़के से, मेनली कंपनसेशन, बच्चे की कस्टडी, किसी पर्टिकुलर जगह में आना जाना। अगर मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, अपने ससुराल में आपके ससुराल वाले लड़कियों को भगा रहे हैं, तो उसके लिए भी वो अपना राइट ये कर सकती हैं, सेफ गार्ड कर सकती हैं कि उन्हें उनके घर से नहीं हटाया जाए, उस प्लेस ऑफ रेसिडेंस से नहीं हटाया जाए। अगर कोई कहीं काम करती है और वहाँ उसके हस्बैंड या इन लॉज आके तंग कर रहे हैं, तो अपने वर्क प्लेस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में भी वो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सके। तो ये जो डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ हैं, ये एक्सप्लेन करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सेगमेंट पे कि आखिर शादी के लिए, जब हिंदू मैरिज एक्ट में हम बात करते हैं, तो शादी के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा एक जजमेंट आया था, और जो कि केस ये हमारे से ही नोन है, हम लोग जानते हुए, और हम ही ने इसको देखा था, आपने ही देखा था। मुझे अभी भी याद है कि जिसपे एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें उस पूरे जो मैरिज है उसी को खत्म कर दिया गया। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं कि आप जब मैरिज कर रहे हो, पहला तो क्वेश्चन ये है कि मैरिज करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मैरिज कब फुलफिल होता है, करेक्ट मैरिज। नहीं तो अगर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो मैरिज खत्म हो सकता है। तो वो क्या सेरेमनीज है, उसके बारे में। देखिए, हिंदू मैरिजेस में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कस्टमरी, देखिए एक्चुअली कोई भी मैरिज कस्टमरी लॉ से, मतलब जो आपका कस्टम है उसके द्वारा अगर उस मैरिज को मतलब किया गया हो, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं। अगर हिंदू मैरिज है फॉर एग्जांपल, तो हमारे हिंदुओं में जो बेसिक कस्टम है, अग्नि के साथों फेरे लेना, या एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनीथिंग एल्स। जो ट्राइबल्स होते हैं, अगर उनके कुछ कस्टमरी लॉज हैं, तो उनका जो भी कस्टम बोलता है कि इस प्रकार से शादी होनी चाहिए, या ये इन चीज़ों का ये कस्टम्स फॉलो करनी चाहिए, तो वो कस्टम्स अगर माने जा रहे हैं तो वो मैरिज इज सेल्फ सफिशिएंट, वो मैरिज स्टैंड करेगा। जिस जजमेंट की आप बात बोल रहे हैं उसमें इसी तरह की बात थी, क्योंकि लड़के लड़की ने, उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने कोर्ट मैरिज कर लिया था, बट जो हिंदू रीति रिवाज से शादी होनी थी वो कमर्शियल पायलट, यस, बट दैट कुड नॉट बी डन, वो नहीं हो पाया था। तो जब वो डिस्प्यूट अराइज हुआ तो कोर्ट ने बोला कि क्योंकि इस शादी में ये हिंदू रीति रिवाज का को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है, तो इसको हम अनल करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो सेरेमनीज जो है शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में ना ले। अब एक और बात आती है प्री नप्शल एग्रीमेंट्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत टॉपिक गहराता है कि लोग कहते हैं कि हम शादी होने से पहले एक एग्रीमेंट बना ले कि कल को हम सेपरेट होते हैं तो हम लोग को कैसे क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट होगी अपने आप को सेव करने के लिए। तो क्या कोई ऐसा एग्रीमेंट या पॉलिसी हम बना सकते हैं? देखिए, प्री न्यूक्लियल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो अभी इंडियन लीगल सिस्टम में इट इज़ नॉट रेगुलराइज, मतलब इंडियन लीगल सिस्टम ने इसे कोई एक्सप्लिसिट मान्यता नहीं दी है। कहीं हमारे लॉज में लिखा नहीं है इसके बारे में, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, और हाउ टू फॉलो इट वी डोंट नो। तो बहुत ही एम्बिग्यूअस माहौल है इस बारे में। कुछ बहुत पुराने जजमेंट्स अगर आप 1911 1913 के उठा के देखें तो उनमें इनको कोई मान्यता नहीं मिली है। कुछ रीसेंट जजमेंट में कभी किसी मद्रास हाई कोर्ट ने या किसी ने कभी मान भी लिया। एक बेस देयर इज नो क्लैरिटी, बिकॉज सी क्या है ना कि हम कोई रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट जो होता है, मतलब विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो नहीं फॉलो हो सकता है, राइट।
अगर आप ये अग्रीमेंट करते हैं कि अगर हम कल को अलग होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि कल को अगर हम अलग होंगे तो वाइफ को इतना मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट हो गया। मतलब आप मोटिवेट करो कि आप अलग हो जाओ, कोर्ट का ये मानना है। तो एनीथिंग विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी दैट कैन नॉट बी एनैक्टेड। तो इसीलिए इस तरह के एग्रीमेंट्स को नहीं माना जाता। बट वहीं पे अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, जैसे एक कपल के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों शादी के बाद मुंबई में ही रहेंगे फॉर वर्क, तो ये दिस कैन स्टैंड, इसको कोर्ट ने मान्यता दी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो केस टू केस बेसिस पे हमेशा डिसाइड हुआ। अभी प्रेजेंटली हमारी लॉ हिंदू मैरिजेस में इट इज़ नॉट अ डिसाइडेड वे फॉर प्री न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स। वहीं पे मुस्लिम लॉ जो है ऑफ मैरिजेस वो इट इज़ क्वाइट क्लियर, दे कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, बिकॉज उसमें मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इवन क्रिश्चियन लॉज में भी कहीं ना कहीं ये वैलिड है, बट हिंदू मैरिजेस में देर इज नो रिकॉग्निशन फॉर दिस। अगर आप इस पर थोड़ा सा समझाना चाहिए व्यूअर्स को कि प्री नप्शल एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, मतलब है कि शादी से पहले, बिफोर यू टाई द न्यूक्लियर बॉन्ड, उसके पहले अगर आप हस्बैंड वाइफ कोई पर्टिकुलर कंडीशंस या कोई अग्रीमेंट कर लें, एंटर कर लें कि हमारे बीच में ये चीज़ें होनी चाहिए, या शादी के बाद या डाइवोर्स के बाद ऐसी होनी चाहिए, तो शादी के बाद फॉर एग्जांपल अगर हम अलग हो जाएंगे तो बच्चे की कस्टडी कहाँ रहेगी, या हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे, क्योंकि कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों के वर्क प्लेस डिफरेंट होते हैं, कौन किसकी फैमिली किसके साथ है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो कई बार लोग चाहते हैं कि हम पहले से सोच के चलें, बाद में जाके इस बात पे भाई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहेंगे, या हम कहाँ जॉब करेंगे, बच्चा किसके पास रहेगा। तो लोग चाहते हैं कई बार कि ये चीज़ें हम पहले से अग्री कर लें, बट इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू फॉलो। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी इंडियन लीगल सिस्टम ने अभी तक इसको होता क्या है, मतलब अर्थ ये है कि आप विवाह के पूर्व, विवाह होने के पूर्व ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हमको किस तरह से रहना है, या विवाह के बाद सेपरेट हो जाते हैं तो उसके नियम कायदे क्या होंगे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में हम विवाह को एक प्योर रीति रिवाज मानते हैं, प्योर सेक्रेमेंट मानते हैं। Exactly. अभी तक कोई लॉज नहीं है, जरूरत है कोर्ट्स को एक रेगुलराइज्ड तरीका बनाने की, सारी चीजों को नजर में रखने में। ओके, अब नेक्स्ट सेगमेंट में ये है कि ये तो बात रहेगी कि शादी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शादी कैसे है। कई बार हम देखते हैं, ये एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चंस लेकर के आते हैं क्लाइंट, कि जो मैरिज होता है ना, मैरिज के पूर्व जो ये शादी.com या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो मैरिज हो रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे को इंसान फिजिकली नहीं जानता कि कैसे है, ठीक है, वो एक ऑनलाइन वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में जाता है। तो कई बार उसमें शादी के बाद उसको पता चलता है कि उम्र छुपाई गई है, क्वालिफिकेशन छुपाया गया है, कास्ट वगैरह छुपाया गया है, जॉब प्रोफाइल जो कार्य करते हैं उसको छुपाया गया। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित साथी है, लड़का हो चाहे पति हो या पत्नी, वो क्या कर सकती है जब वो ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक बेसिकली ये तो एक फ्रॉड हुआ, एक तरह से आपको चीट किया गया है। और ऐसा बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं सेम वाकया भी है। ऐसा इनफैक्ट 2-3 केसेस हैं मेरे पास जहाँ अरेंज मैरिज के लिए लड़के लड़की के बीच में रिश्ता तय हुआ। अब इंडियन सोसाइटी में लोग इतना मेल जोल नहीं करते हैं, इतना मिलते जुलते नहीं हैं, तो इसीलिए उन्होंने बस छोटा मोटा एक दूसरे को देखा। जब शादी के मंडप पे लड़की बैठी तब भी, क्योंकि भाई शादी का मंडप है, सोसाइटी है, तो समझ नहीं पाए। शादी के अगले दिन जब वो ससुराल जाती है तो लोगों को पता चलता है भाई ये तो मेंटली साउंड नहीं है, ये तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकती है, दिमागी स्थिति सही अब नॉर्मल है। तो अब भाई क्या करें, ये भी बात है। आप डाइवोर्स तो आप 1 साल बाद फाइल कर सकते हो, और आपको ग्राउंड्स अगेन यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू गिव प्रूफ। तो ऐसे केसेस में आप एनलमेंट के लिए जा सकते हो कि ये शादी क्योंकि ये चीटिंग या फ्रॉड के बेसिस पे हुई है और मुझसे ये बातें छुपाई गई, तो इस शादी को माना नहीं जाए, इसको अमान्य घोषित कर दिया जाए कोर्ट द्वारा। आप एनलमेंट के लिए जा सकते हो, आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा सकते हो, और अगर समय बीत जाता है तो आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हम मान्यता, शादी के मान्यता को ही खत्म करवा सकते हैं, डाइवोर्स की कोई जरूरत ही नहीं है प्रक्रिया। आप कंटेस्ट कर सकते हो। ओके, यानी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, तो ये बिल्कुल मुझे नहीं बताया गया। या कई बार लड़के की उम्र छुपाई जाती है, उसको कोई डिसेबिलिटी है लड़की को, वो छुपाई जाती है। अक्सर लड़कियों के केस में हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट सो एक्सेप्टिंग। उसको एपिलेप्सी है, मिर्गी है, ये बात भी लोग छुपा जाते हैं कि भाई उसका इलाज चल रहा है, और ये सब छुपा के शादी करते हैं। ये भी एक बहुत मतलब फनी मैं नहीं बोलूँगी, बट एक इम्पॉर्टेंट केस था जहाँ की लड़का भी बहुत अच्छे ऑफिसर था, मैं बोलूँगी, हमारे इंडियन आर्मी के साथ ही, और जो लड़की है वो भी शी वॉज अ लॉयर।
बट शी वॉज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी सिंस अ लॉन्ग टाइम, और उनको अटैक्स वगैरह आते थे। और क्योंकि लड़के की मदर को कैंसर था, तो उन्होंने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी में लड़की देखा और शादी वादी कर लिया। शादी के अगले दिन ही उन्होंने देखा कि भाई लड़की को, क्योंकि वो भी इतने पैनिक में थी, उसको अटैक्स आ रहे थे, तो एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। तो और उनका भी सिचुएशन ऐसा, तो दे हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हरासमेंट एंड पेन। तो लड़के ने एनलमेंट का केस फाइनली फाइल किया कि हमें ये बातें छुपा के, 2-3 दिन बाद ही वो लड़की तो वापस चली गई थी, ये बातें हमसे चीट करके, फ्रॉड करके फ्रॉड हुई है। तो ये जहाँ पे मैरिज जो है ना वो फोर्सफुल तरीके से किया जाता है, जैसे बिहार वगैरह में रीजन में देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट आता है। सरकारी नौकरी है जिसको शायद धड़ पकड़ुआ विवाह भी कहते हैं, कि ब्राइड ग्रूम को लेकर के आया जाता है और ऑन गन पॉइंट शादी कराया दिया जाता है और फिर बोलते हैं आप लोग पति पत्नी है। तो क्या इस मैरिज का कोई अर्थ होता है, या अगर मैरिज हो भी जा रहा है इस तरीके से, वो लड़का क्या कर सकता है? देखिए बिल्कुल, आप बिहार बोल रहे हैं, बट ये तो हर ही स्टेट में है। भले वो मतलब अभी पकड़ुआ recently विवाह नहीं करते हैं, हाँ। मगर बाकी स्टेट्स में ये है कि लोग छुपा के विवाह कर देते हैं, या ज़बरदस्ती लड़की को बोलते भाई तुम्हें अपने ही कास्ट में शादी करना है, ज़बरदस्ती इसी से शादी करना है। तो इस तरह का फोर्सफुल मैरिजेस तो हर जगह होता है। ज़्यादातर पकड़ुआ विवाह जहाँ होता है वहाँ कंटेस्ट तो कर सकते हैं, मगर वो लोग इस केपेबल नहीं होते कि कंटेस्ट करे कोर्ट में जाके। बट हाँ, अगर फोर्सफुली शादी हुई है आपकी मर्जी के बिना, तो आप उसको कंटेस्ट कर सकते हैं कोर्ट में, चाहे वो जो भी आपके पास ग्राउंड। अब आज के समय में हम देखते हैं कि एक नया क्वेश्चन आता है लोगों का, क्लाइंट का प्रॉब्लम, कि नोटरी डाइवोर्स करा दिया गया नोटरी तरीके से। हालांकि डाइवोर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। तो आखिर ये नोटरी डाइवोर्स क्या है? वही बहुत तरीके के स्कैम भी सामने आ रहे हैं डाइवोर्स के प्रोसेस में, तो आखिर ये है क्या? बिल्कुल, ये कंप्लीट स्कैम है अभिषेक, ये कोई वैलिड तरीका नहीं है। मैं आपको समझा दूं, नोटरी डाइवोर्स मतलब हो गया कि जो हस्बैंड वाइफ हैं उनसे, वो दोनों आपस में, जैसे हमारी नहीं बन रही है और म्यूचुअल डाइवोर्स हमें लेना है, तो भाई हमने एक पेपर पे जो भी होते हैं वो साइन वाइन करा लेते हैं। कई बार ब्लैंक पेपर पे भी साइन करा लेते हैं कि हम लिख लेंगे जो भी बातें हैं और तुम बस साइन कर दो, तुम्हारी शादी खत्म। कई बार उनसे एग्रीमेंट करा लेते कि ठीक है तुम्हारी शादी खत्म, तुम बच्चे का तुम कस्टडी रखो, तुम इतने पैसे दे दो, हो गया। और उसको ले जाके उस एग्रीमेंट को नोटराइज, जो नोटरी बैठते हैं, नोटरी पब्लिक किसी भी कोर्ट के बाहर, उनसे नोटराइज करा लेते हैं, उनसे ठप्पा मरवा लेते हैं और कहते हैं भाई ये तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, ये देखो ये कागज हो गए डाइवोर्स के, डाइवोर्स हो गया। कई बार पंचायत, जो ऐसे एरियाज में रहते हो, पंचायत में भी जाके कई बार पंचायत भी फैसला दे देती है कि ठीक है भाई ये साथ में नहीं रह सकते, म्यूचुअली हमने ये शादी को खत्म कर दिया, पंचायत के पेपर पे हमने मुहर मार दिया, खत्म हो गया। जी हाँ, तो ये भी एक चीज देखने को मिल रही है, मतलब कि इस तरीके से एक दस्तावेज पे, कोर्ट का पेपर नहीं है, कोर्ट में मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, पेपर पे साइन करवा के या टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा के ऐसा कोई डाइवोर्स नहीं होती है प्रक्रिया। बिल्कुल नहीं होती है, और आप इस तरह के स्कैम में फंसिए भी मत, क्योंकि आप ये समझिए कि कोई एक नोटरी या जो भी जो एग्रीमेंट करा रहा है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है कि वो मैरिज को आपके एंड कर सके या आपको डाइवोर्स ग्रांट कर सके। ये आपको सिर्फ कोर्ट ही ग्रांट कर सकती है, टू बी प्रिसाइज फैमिली कोर्ट ही ग्रांट कर सकती है। इसके लिए आप प्रॉपर प्रोसीजर से जो है डाइवोर्स का, उसके थ्रू आप कोर्ट में जाएं और डाइवोर्स लें। तो आखिर ये है क्या? अब हम अपने वीडियो के एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आते हैं जिसको हमने नाम दिया है दिल की बात। अब इसमें आपको करना क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और इंस्टेंटली जो आपके मन की बात, दिल की बात होगी, उसको आपको इंस्टेंटली विदाउट एनी फिल्टर कहना होगा। मैरिज यानी शादी, ऑनेस्टी एंड बीइंग लॉयल, डाइवोर्स तलाक, पर्सनल चॉइस शुड बी म्यूचुअल जहाँ तक हो सके, लिव इन, पर्सनल चॉइस अगेन, बट अभी तो लिव इन रिलेशनशिप्स अभी लीगली भी रिकॉग्नाइज हो गई हैं। अब कोर्ट ने भी बहुत बार एनेक्डोट्स दिए हैं, या कोर्ट ने भी उन्हें रिकॉग्नाइज किया है, और दोनों पार्टनर जो हैं, लड़का या लड़की, दोनों के राइट्स भी रिकॉग्नाइज्ड है, दे कैन सेफगार्ड देयर राइट्स इवन इन अ लिव इन रिलेशनशिप। तो हाँ, पर्सनल चॉइस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, इट्स अ टेम्पररी फेज, सो कीप दैट इन माइंड। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक ब्रेकअप हो सकता है, आप अलग हो सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखते हुए इस रिलेशनशिप में, यानी शादी। प्यार और रिश्ते, प्यार में सबसे जरूरी चीज क्या है, विश्वास या सम्मान? दोनों दो चक्के हैं इस गाड़ी के, और इन दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो नहीं चल सकता। कहते हैं रिश्ते जो हैं वो ऊपर वाले बनाता है, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है आपका हस्बैंड वाइफ का, ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप है और ये बिना टूट फूट के चलेगी? रिश्ता ऊपर वाला बनाता नहीं है, मिलाता है बस। आपको सिर्फ मिलाता है ऊपर वाला, आपका डेस्टिनी, आपकी भाग्य।
बनाना और चलाना तो आपको पड़ेगा। ओके। दोनों को, हस्बैंड वाइफ को या जो भी दोनों पार्टनर्स हैं, उनको ही इस रिश्ते को चलाना होगा अपने एफर्ट से, अपने ऑनेस्टी से और अपने लॉयल्टी से। ओके, यानी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप जान नो, सको कि ये इट्स पर्सन अ परफेक्ट हिट है। एंड ट्रायल मेथड, ओके। जो मैं कॉमनली अपने सब क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड, यू हिट एंड यू नो। टूट के चलेंगे। तो अब हम यहाँ से अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं, जहां पर मैम आप अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दीजिए शादी से रिलेटेड, या जो भी चीज़ जो वैल्यूएबल एक मैसेज हो सकती है, क्योंकि एक वाइड एक्सपीरियंस है हमें, वकालत में रिश्ते को बिगड़ते संवरते देखा है हमने। तो कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें। देखिए, बीइंग अ लॉयर, जो डिस्कशन हमने स्पेशली आज किया, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में एक ही बात मैं सभी आपके व्यूअर्स को या सभी लोगों को देना चाहूँगी कि हैव फेथ इन द लीगल सिस्टम। आप जो हमारा जो भारतीय कानून व्यवस्था है उसके ऊपर फेथ रखिए, बिल्कुल। आप बहुत जल्दी निराश मत होइए, बहुत जल्दी हार मत मानिए और भागिए मत। आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप डट के सामने आइए और लड़िए। अगर आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा, झूठा मुकदमा भी हुआ है, किसी ने आपके साथ कुछ अन्याय भी किया है, तो आप उसका सामना कीजिए। और ऐसा नहीं, हमारी लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसीलिए भी ज़्यादा समय लगता है। अगर आपको एक जगह हार मिल जाती है, अगर आपने कुछ फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आप नहीं जीत पाते हैं, तो ऊपर कोर्ट ऑफ अपील है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप हार मत मानिए, प्रयास कीजिए, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। सो थैंक यू मैम। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके अपना सजेशन दे। अगर कोई इसमें कमी लगी हो तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट था। और अगर आपको किसी भी प्रकार का लीगल हेल्प की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइडेड है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का इसमें फीडबैक की ज़रूरत है, सजेशन की ज़रूरत है, जिससे हम और इम्प्रोवाइज कर सके अपने टॉपिक्स को या वीडियोज़ को, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी कहानी अभी बाकी है, और ऐसे हम बहुत सारे भी इंटरेस्टिंग लॉ टॉपिक्स को लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ अपने भी लॉ टॉपिक्स कुछ है, लीगल इश्यूज हैं जिस पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।